हेलो दोस्तों। लाइफ बिजी है पर सीखना बंद नहीं होना चाहिए, राइट? एक बार फिर बुक बैंटर ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां आपको मिलती है फाइनेंशियल नॉलेज, लाइफ चेंजिंग हैक्स और मोटिवेशनल बुक्स की क्रिस्प और क्लियर ऑडियो समरी। इंपॉर्टेंट टेकअवेज, लाइफ चेंजिंग आइडियाज, सब यहीं। तो बिना किसी देरी के आइए आज हम नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में बात करेंगे और पैसों की समझ के टिप्स बताएंगे। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों में गहरे उतर रहे हैं जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया है। नेपोलियन हिल की क्लासिक सोचो और अमीर बनो, मतलब थिंक एंड ग्रो रिच। जी हाँ, एक बेहद प्रभावशाली किताब। बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक पूरा फलसफा। दशकों से ये बेस्टसेलर रही है और आज भी लोग इससे प्रेरणा लेते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके मूल सिद्धांत क्या हैं और क्यों ये आज भी इतने प्रासंगिक माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास किताब के मुख्य विचारों और सिद्धांतों का सार है और हमारा मकसद है इन्हें सरल भाषा में समझना, इनके पीछे की जो सोच है उसे पकड़ना। बिल्कुल। और ये किताब इस दिलचस्प विचार पर टिकी है कि हमारी बाहरी दुनिया, हमारी सफलता, वो काफी हद तक हमारी आंतरिक दुनिया का आईना होती है। आईना। अच्छा। हाँ, मतलब हमारी सोच, हमारा नजरिया, ये सब मिलकर हमारी हकीकत गढ़ते हैं। हिल कहते हैं कि अमीर बनना या सफल होना सिर्फ मेहनत या किस्मत की बात नहीं है। ये एक तरह का मानसिक विज्ञान है। मानसिक विज्ञान, ये तो दिलचस्प है। तो मतलब अगर कोई सही तरीके से सोचे, अपने विचारों को सही दिशा दे, तो वो अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। हाँ, यही किताब का केंद्रीय दावा है। और इसे कोई हवा हवाई बात न रहने देकर हिल ने इसे 13 ठोस सिद्धांतों में बांटा है। 13 सिद्धांत। ओके। हाँ, ये सिद्धांत एक तरह का मानसिक रोड मैप है जो बताते हैं कि सिर्फ क्या करना है ये जरूरी नहीं, बल्कि कैसे सोचना है ये ज्यादा अहम है। ये सिद्धांत ही इस किताब की जान है, आप कह सकते हैं। समझ गई। तो चलिए इन 13 सिद्धांतों की यात्रा शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत है इच्छा, डिजायर। हाँ। हिल कहते हैं सिर्फ चाहना काफी नहीं, एक ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए। ये ज्वलंत शब्द पर इतना जोर क्यों? क्या मतलब है इसका? अब देखिए, ज्वलंत इच्छा एक आम सी चाहत से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा जुनून है जो आपके मन पर हावी हो जाए, आपके हर काम में झलके। जुनून जैसा? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ मुझे अमीर बनना है जैसा अस्पष्ट विचार नहीं, बल्कि एकदम साफ निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मुझे अगले साल के अंत तक एक्स राशि कमानी है और उससे वाई काम करना है। बिल्कुल स्पेसिफिक। अच्छा। और हिल कहते हैं इसे लिखो, रोज पढ़ो, ताकि ये आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाए। मतलब इच्छा इतनी तेज और साफ हो कि वो आपको लगातार एक्शन लेने पे मजबूर करे, सिर्फ एक सपना ना रह जाए। बिल्कुल। विशिष्टता मतलब स्पेसिफिसिटी इसे मापने लायक बनाती है और प्रबल का जो बर्निंग नेचर है वो इसे हासिल करने की ऊर्जा देती है। ये वो चिंगारी है जो पूरी प्रक्रिया को शुरू करती है। ठीक है, तो इच्छा स्थापित हो गई, एकदम साफ और प्रबल। अब अगला कदम क्या है? हिल बात करते हैं विश्वास की, फेथ। ये कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग जैसा है? विश्वास पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा गहरा है। ये एक अटूट यकीन है कि आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ। हाँ, भले ही उस समय रास्ता बिल्कुल साफ न दिख रहा हो। ये डर और शक को काटने का काम करता है, जो अक्सर इच्छा को पनपने से पहले ही मार देते हैं। हाँ, डर तो लगता ही है। बिल्कुल। और हिल के अनुसार ये विश्वास पैदा करने का सबसे कारगर तरीका है स्वसुझाव, ऑटो सजेशन। स्वसुझाव मतलब खुद को बार बार यकीन दिलाना, जैसे कोई मंत्र पढ़ना? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, लेकिन सिर्फ रटना नहीं। हाँ। अपनी लिखी हुई इच्छा को रोज सुबह शाम जोर से पढ़ना। हाँ। और पढ़ते हुए ये महसूस करना कि वो लक्ष्य हासिल हो चुका है, पूरी तरह महसूस करना। महसूस करना, अच्छा। हाँ, ये एक तरह से अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना है। हाँ। देखिए, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सुझावों को ग्रहण करता है। जब आप लगातार विश्वास के साथ अपनी इच्छा दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानकर काम करने लगता है, आपको अनजाने में ही अवसरों की तरफ धकेलता है। ये तो बहुत दिलचस्प है, जैसे आप अपने दिमाग को लक्ष्य हासिल करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो। तो इच्छा हुई, विश्वास हुआ, इसके बाद आता है विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल कहते हैं सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ये थोड़ा अजीब नहीं? सही कहा। हिल का मानना था कि ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है जब तक उसे संगठित करके किसी निश्चित लक्ष्य की तरफ ना लगाया जाए।
और यहाँ वो विशिष्ट ज्ञान की बात करते हैं, यानी उस खास फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ दुनिया जहान की जानकारी से ज्यादा जरूरी है कोडिंग, मैनेजमेंट और मार्केटिंग का विशिष्ट ज्ञान, उस फील्ड का ज्ञान। लेकिन क्या ये ज्ञान सिर्फ कॉलेज की डिग्री से ही आता है? बहुत से सफल लोग तो कॉलेज ड्रॉप आउट है। बिल्कुल नहीं। और हिल इस मामले में बहुत व्यावहारिक थे। ये ज्ञान अनुभव से आ सकता है, दूसरों से सीखकर, मेंटरशिप से, या आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज से भी। महत्वपूर्ण ये है कि आप लगातार सीखते रहें और उस ज्ञान को लागू करें, उसे एक्शन में बदलें। लागू करना जरूरी है। हाँ, और हिल ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं सारा ज्ञान आपके पास ही हो, आप दूसरों के ज्ञान का लाभ भी उठा सकते हैं, जिसके लिए उनका अगला सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, उस पर आएंगे। लेकिन ज्ञान के बाद हिल कल्पना, इमेजिनेशन और संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग पर जोर देते हैं। ये दोनों कैसे जुड़े हैं? देखिए, कल्पना वो मानसिक वर्कशॉप है जहां इच्छाओं और ज्ञान को मिलाकर योजनाएं घड़ी जाती हैं। हिल दो तरह की कल्पना बताते हैं, एक सिंथेटिक जो पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ती है, और दूसरी क्रिएटिव जो बिल्कुल नए विचार या प्रेरणा लाती है। नए आइडियाज। हाँ, आप अपने लक्ष्य को मन में ऐसे देखते हैं जैसे वो सच हो चुका है, उसकी पूरी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं। यहीं पर संगठित योजना काम आती है, उसे हकीकत बनाने के लिए। एग्जैक्टली। कल्पना से जो खाका बना, संगठित योजना उसे जमीन पर उतारने का नक्शा है। कदम दर कदम क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, ये सब योजना का हिस्सा है। बिना ठोस योजना के इच्छा और कल्पना वो सिर्फ सपने रह जाते हैं। और अगर योजना फेल हो जाए तो हिल जोर देते हैं कि अगर एक योजना काम न करे तो हार मानने की बजाय तुरंत दूसरी योजना बनानी चाहिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ बहुत जरूरी है। ठीक है, योजना बना ली, लचीलापन भी रखा, पर उसे लागू करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। यहीं पर शायद निर्णय, डिसीजन और लगन, परसिस्टेंस की भूमिका आती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हिल ने पाया कि सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन्हें आसानी से बदलते नहीं जब तक कोई बहुत ठोस कारण न हो। टालमटोल नहीं करते। हाँ, वे टालमटोल नहीं करते। अनिर्णय उनके अनुसार सफलता के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। और फैसला लेने के बाद शुरू होती है असली परीक्षा, लगन की। लगन, परसिवियरेंस, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किलें तो आएंगी ही। निश्चित रूप से। असफलताएं, आलोचना, रुकावट, ये सब प्रक्रिया का हिस्सा हैं। लिद कार्नेगी कहते हैं कि ज्यादातर लोग पहली बड़ी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं, जो अपनी इच्छा और योजना पर डटे रहते हैं, वही अंततः सफल होते हैं। तो लगन ही फर्क पैदा करती है। हाँ, लगन वो गुण है जो अस्थायी हार को स्थायी विफलता बनने से रोकता है। ये इच्छा की आग को तब भी जलाए रखता है जब सब कुछ ठंडा पड़ गया हो। और जरूरी बात यह है कि ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे दृढ़ इच्छा शक्ति और आदतों से विकसित किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लगन को विकसित किया जा सकता है आदत डालकर। अच्छा, अब आते हैं उस सिद्धांत पर जिसका आपने पहले जिक्र किया था, मस्तिष्क शक्ति, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। ये क्या है? क्या ये कोई सुपर पावर है? सुपर पावर तो नहीं, पर यह हैरत अंगेज रूप से शक्तिशाली जरूर है। मास्टरमाइंड का मतलब है दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह। ओके। जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल और सद्भाव के साथ काम करते हैं। हिल का मानना था कि जब दो दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है जो उन दोनों दिमागों के जोड़ से कहीं ज्यादा होती है। मतलब सिनर्जी, जैसे 1 + 1 = 3। हाँ, बिल्कुल। आप सोचिए, एक मास्टरमाइंड ग्रुप में अलग अलग लोगों का ज्ञान, उनका अनुभव, नेटवर्क और रचनात्मकता सब एक साथ आ जाती है। हाँ, ये तो है। ये न सिर्फ बेहतर आइडियाज और समाधान पैदा करता है, बल्कि एक दूसरे को प्रेरणा और सहारा भी देता है। मुश्किल वक्त में ये सपोर्ट सिस्टम बहुत काम आता है। आजकल के जमाने में नेटवर्किंग ग्रुप्स या एडवाइजरी बोर्ड्स या स्टार्टअप को-फाउंडर्स, क्या वो इसी सिद्धांत के उदाहरण हैं? बिल्कुल, ये सब इसी मास्टरमाइंड सिद्धांत के ही अलग अलग रूप हैं। आपसी सहयोग की शक्ति। ये तो वाकई शक्तिशाली विचार है। अब आते हैं एक ऐसे सिद्धांत पर जो थोड़ा रहस्यमयी या विवादास्पद भी लगता है, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल का इससे क्या मतलब था? हाँ, ये सिद्धांत अक्सर गलत समझा जाता है। हिल का मानना था कि यौन ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण या प्रजनन तक सीमित नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक जबरदस्त रचनात्मक शक्ति भी है,
क्रिएटिव फोर्स। और रूपांतरण यानी ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है इस शक्तिशाली ऊर्जा को उसकी शारीरिक अभिव्यक्ति से मोड़कर रचनात्मक कार्यों में लगाना। अपने बड़े लक्ष्यों में, कला में, व्यवसाय में या किसी भी ऐसे काम में लगाना जिसमें जुनून, कल्पना और लगन की जरूरत हो। तो ये ऊर्जा के दमन मतलब सप्रेशन के बारे में नहीं है, बल्कि उसके दिशा निर्देशन, चैनलिंग के बारे में है। बिल्कुल। हिल का तर्क था कि इतिहास के कई महान नेताओं, कलाकारों और उद्योगपतियों ने जाने अनजाने इस ऊर्जा को अपने काम में लगाया। इससे उन्हें असाधारण प्रेरणा और सहनशक्ति मिली। ये ऊर्जा के प्रबंधन का एक परिष्कृत तरीका है, उसे ऊंचे लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करना। ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है ऊर्जा को देखने का। चलिए अब अगले सिद्धांतों पर बढ़ते हैं जो हमारे मन की आंतरिक कार्यप्रणाली से जुड़े हैं। अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड, और मस्तिष्क, द ब्रेन। हाँ, ये दोनों सिद्धांत आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अवचेतन मन हमारी आदतों, हमारे विश्वासों और हमारी ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाओं का भंडार है। ये एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप इसमें जो भी विचार बोएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये उसी को बढ़ाएगा। अच्छा। और स्वसुझाव यानी ऑटो सजेशन के जरिए हम इसी अवचेतन मन में अपनी इच्छा और विश्वास के बीज बोते हैं। और मस्तिष्क, हिल उसे ट्रांसमीटर और रिसीवर क्यों कहते हैं? ये थोड़ा विज्ञानफाई जैसा नहीं लगता? हाँ, थोड़ा लगता है। हिल का विचार था कि हमारा मस्तिष्क विचारों को ब्रह्मांड में भेजता भी है, ट्रांसमिट भी करता है और ग्रहण भी करता है। जब आपके मन में कोई विचार या इच्छा हावी होती है, बहुत प्रबल होती है, तो आपका मस्तिष्क उस विचार से मिलते जुलते अन्य विचारों, आइडियाज और अवसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, जैसे कि वो उन्हें आकर्षित कर रहा हो। हाँ, इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूप समझ सकते हैं, या फिर मनोविज्ञान में जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। हमारा दिमाग उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लगातार अपने लक्ष्य पर फोकस करने से आप समाधान और मौके देखने लगते हैं जो शायद पहले नजर नहीं आते थे। मतलब हमारा दिमाग एक तरह से फिल्टर का काम करता है, हाँ, जो हमारे मुख्य विचारों से मेल खाने वाली जानकारी को हम तक पहुंचाता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसीलिए सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित सोच इतनी महत्वपूर्ण है। यह आपके मानसिक रिसीवर को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करती है, ऐसा कह सकते हैं। समझ गए। और अब हम आते हैं आखिरी 13वें सिद्धांत पर, छठा बोध, द सिक्स्थ सेंस। ये तो और भी रहस्यमयी लगता है। क्या ये अंतर्ज्ञान है, इंट्यूशन? हाँ, छठा बोध मूल रूप से अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान ही है। हिल मानते थे कि जब कोई व्यक्ति पहले 12 सिद्धांतों का लगातार और सही ढंग से अभ्यास करता है, पूरे 12? हाँ, जब वो सिद्धांत जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तो उसका मन इतना परिष्कृत हो जाता है कि वो एक उच्च स्तर की समझ, या जिसे हिल अनंत प्रज्ञा या इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं, उससे जुड़ जाता है। ये वो स्थिति है जब आपको बिना किसी स्पष्ट तार्किक कारण के सही रास्ता या जवाब पता चल जाता है। अंदर से आवाज आती है। क्या इसे रचनात्मक कल्पना का उच्चतम स्तर कह सकते हैं? क्रिएटिव इमेजिनेशन का पीक? बिल्कुल, ये अचानक आने वाला कोई ब्रिलियंट आइडिया हो सकता है, किसी खतरे का पूर्वाभास हो सकता है, या सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। हिल इसे सिद्धांतों के शिखर के रूप में देखते थे, जो स्वतः विकसित होता है जब बाकी सिद्धांत जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। ये कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि मन की विकसित अवस्था का परिणाम है। तो ये थे नेपोलियन हिल के 13 सिद्धांत। अगर हम इन सबका सार निकालें तो क्या कहेंगे? सोचो और अमीर बनो का निचोड़ क्या है? क्या है कोर मैसेज? निचोड़ ये है कि सफलता और समृद्धि वो कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि अंदर से शुरू होती है। एक स्पष्ट प्रबल इच्छा से शुरू होकर अटूट विश्वास, ठोस योजना, निरंतर लगन, सही ज्ञान, दूसरों का सहयोग और अपनी मानसिक शक्तियों के सही इस्तेमाल से कोई भी व्यक्ति अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सीमाएं तय करती है। बिल्कुल। और अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। सही कहा। ये सिर्फ पैसा कमाने की गाइड नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा था। ये एक तरह से व्यक्तिगत विकास और अपनी क्षमताओं को पहचानने का मैनुअल है। हाँ, ये बताता है कि नियंत्रण हमारे अपने हाथ में है, अगर हम अपने मन को साधना सीख लें। एकदम सही। और सबसे जरूरी बात, ये एक एक्शन प्लान है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा,
इन सिद्धांतों को जीवन में उतारना होगा, तभी इनका असली मूल्य पता चलता है। ये व्यक्तिगत सशक्तिकरण को एक शक्तिशाली खाका है जो मानसिकता और दृढ़ संकल्प पर जोर देता है, माइंडसेट और डिटर्मिनेशन। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी विचार करना चाहें। जरूर पूछिए। हिल ने 13 सिद्धांत दिए हैं जो एक पूरी प्रक्रिया बनाते हैं, लेकिन अगर किसी को आज से ही शुरुआत करनी हो और वो सिर्फ एक सिद्धांत पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहे, तो आपके अनुसार वो कौन सा सिद्धांत होना चाहिए जो सबसे बड़ा, सबसे तेज सकारात्मक बदलाव ला सकता है? क्या वो इच्छा है, विश्वास है, लगन है या कुछ और, आपके हिसाब से? ये एक बेहतरीन सवाल है, सोचने के लिए बहुत अच्छा सवाल। शायद इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, उसकी अपनी मौजूदा स्थिति और ज़रूरतों के हिसाब से। क्या नींव यानी ज्वलंत इच्छा सबसे ज़रूरी है क्योंकि उसी से सब कुछ शुरू होता है, या फिर लगन क्योंकि बिना उसके अच्छी से अच्छी शुरुआत भी बेकार हो जाती है, या शायद विश्वास जो असंभव लगने वाले लक्ष्य को भी संभव बनाता है? इस पर मंथन करना वाकई दिलचस्प होगा। हर किसी के लिए शायद अलग जवाब हो। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। हमारे साथ नेपोलियन हिल के विचारों की इस गहराई में उतरने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इस बातचीत ने सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। अगर आप इस तरह की और भी शानदार ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। और आपको इस समरी से सबसे बड़ी सीख क्या मिली, नीचे कमेंट में साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।